वास्तविकता में राजा किसे कहते हैं? राजा स्वयं अपने अधिकारों को अपनी जनता को देते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जो पंचायत राज की स्थापना करने में मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर रहा। इसीलिए पंचायत राज के जनक राजा दिग्विजय सिंह जी हैं और उन्होंने अपने हाथ काट के उन गांव के बासिंदों को दिया है। मैं राजा दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध करता हूं सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अनुग्रहित करें। हमारे मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कांतिलाल भूरिया जी, माननीय पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई अरुण यादव जी, महिला कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष हमारे विभा पटेल जी, हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल जी, हमारे पीसीसी में समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी माननीय धरोपिया जी, पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय श्री डीपी धाकड़ जी, पूर्व विधायक अभय मिश्रा जी, उपस्थित सभी आदरणीय हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और सभी आमंत्रित सदस्यगण, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता का, अधिकारों का केंद्रीकरण करती है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारधारा को साथ लेकर चलती है और सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है। ये मूल फर्क है दोनों विचारधाराओं में। अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से सत्ता के विकेंद्रीकरण का पक्ष लिया। राजीव जी ने अपने कार्यकाल में सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में संविधान संशोधन लाए, लोकसभा से पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, क्योंकि वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के हमेशा खिलाफ रहे। हमारा दुर्भाग्य है कि राजीव गांधी जी, जिनकी पूरी कल्पना सत्ता के विकेंद्रीकरण की थी, वे शहीद हुए। लेकिन उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ये बाध्यता करी कि हर 5वें साल में चुनाव होंगे और कौन कौन से स्तर पे किस किस को अधिकार दिया जाएगा, ये उन्होंने संविधान में डाल दिया, शेड्यूल में डाल दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि वो ये कौन सा अधिकार किसको दिया जाए, ये राज्यों पर छोड़ दिया। ये सारी लड़ाई जो है अधिकार की है। अभय मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि चुनाव के समय यूपी में इसलिए सत्ता का अधिकार दिया जाता है पंचायतों को क्योंकि उसके बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये कहा ना आप। 93 में मैं 93 में मुख्यमंत्री बना, 94 में पंचायत चुनाव हो गए और अधिकार दे दिए। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं ये नियत और मानसिकता पे निर्भर करता है। ये कब चुनाव हो और किसका चुनाव हो उससे निर्भर नहीं करता। बात यही है, हमारी सरकार की नियत साफ थी और कमलनाथ जी ने इसके लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी और जैसे ही इसके बारे में समय आया चुनाव का, उन्होंने डिलिमिटेशन कर दिया। रोटेशनल जो प्रावधान है
कानून में, उसके अनुसार आरक्षण भी हो गया। लेकिन इसी बीच में सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद भाजपा आई जिसकी नीयत सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आज जब सरपंच नहीं है, पंचायत नहीं है, जनपद अध्यक्ष नहीं है, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं है, जिला पंचायत नहीं है, अधिकार किसके पास है? रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आरईएस का सब इंजीनियर, सीओ जनपद पंचायत, सीओ जिला परिषद और उसके बाद जिले के अधिकारी और फिर ऊपर तक। मुझे याद है जब एक बार नरेंद्र सिंह तोमर यहां मंत्री थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण में कुछ अधिकार जनपद अध्यक्षों को दिए गए, लेकिन उस समय सत्ता के विकेंद्रीकरण के विरोध में सारे प्रदेश के जनपद के सीईओ ने सम्मेलन किया और उगाई की, और उगाई करके वापस अधिकार जनपद अध्यक्षों से छीन ली। वही आज चल रहा है, वसूली हो रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक वसूली हो रही है। हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष उज्जैन के भी बैठे हैं, शाहजहांपुर के भी हैं, भिंड के भी हैं, भोपाल के नागर साहब, ये जानते हैं कि किसका कितना हिस्सा बनता है। मैंने एक दिन पंचायत सरपंच से पूछा, उसने बेचारे ने बताया पूरा डिटेल। तो जैसे ही उसने मुझे बताया तो किसी ने चुगली कर दी जिला परिषद सीईओ को, और तीसरे दिन उसको धारा 40 में सस्पेंशन का ऑर्डर हो गया। बात यही है, ये नियत पर ही राजनीति चलती है, नियत से ही नीति बनती है, और ये नीति वही पार्टी बना सकती है जिसको सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास हो, जिसको नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी और सोनिया जी के नेतृत्व पर विश्वास हो। क्योंकि शुरू से यह बात आई है कि इतना बड़ा देश है, 6 लाख गांव है, दूर दराज गांव है, वहां पर जिले में बैठकर अधिकारी नियंत्रण नहीं कर सकता, भोपाल से नियंत्रण कैसे हो जाएगा? इसीलिए हमने ग्राम सभा के लिए अलग से कानून बनाया, हर ग्राम में समितियां बनाई, सीधा पैसा उनको सौंपा, निर्णय आप करिए। निर्णय करने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधि को होना चाहिए। प्रजातंत्री व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में अधिकारी को होना चाहिए। आज सारा का सारा जो तंत्र है वो पूरा शासकीय अधिकारी तंत्र में ही पंचायती राज चल रहा है। मेरे कार्यकाल में एक कमी जरूर रही, हमने एसडीएम को धारा 40 का अधिकार देकर बहुत बड़ी गलती की। उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का ही हमको ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए या वकीलों का ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए, निष्पक्षता से काम करें। क्योंकि जिसने एसडीएम साहब की बात नहीं मानी उसको धारा 40 का नोटिस ठोका और जाके अपील करो। यह कमी हम लोगों में रही, इसको सरकार हमारी अगर बनती है सुधार कर दिया था, नहीं माना। नहीं, अधिकारी को क्यों दें? हैं? तो उसके अंदर उसमें निष्पक्ष अच्छे लोगों का ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, समाज सेवियों का। अधिकारियों के हाथ में आपने से एसडीएम से हटा के कलेक्टर को दे दिया। अब कलेक्टर कौन है? वही है जो पहले एसडीएम थे, वही कलेक्टर बन गए। इस पर थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। आज 94 में हमने अनुसूचित जनजाति को मानकर 27% आरक्षण हमने पंचायतों में दिया कि नहीं दिया? वो 27% ओबीसी का आरक्षण पिछले चुनाव तक लागू था। 5 बार चुनाव हुए, 5 बार 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। और यदि जो डिलिमिटेशन कमलनाथ जी की सरकार में माननीय कमलेश्वर जी पटेल के
सदारत में जो हो गया था, अगर उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा लेती तो ये आरक्षण का झगड़ा ही नहीं आता। झगड़ा क्यों आया? क्योंकि जिस क्षेत्र में महिला का वार्ड आरक्षित था वो कानून में रोटेशन से होता है, और रोटेशन नहीं होने की वजह से लोग बाग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, बात वही है। ये लोग चाहते थे कि सरकार चुनाव ना कराए, पेचीदियां में उलझी रहे पंचायती राज, और वही हुआ। लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महाराष्ट्र का केस चला हुआ था। अब यह भी बड़ी मुश्किल बात है कि पिछड़ा वर्गों का जो संख्या है उसके लिए उन्होंने ट्रिपल टेस्ट थ्योरी ले आए। ये ट्रिपल टेस्ट थ्योरी क्या है कि किसकी जनसंख्या कितनी है। जब जनसंख्या के आधार का जो सेंसस रिपोर्ट में जाति के आधार पर हम लोगों ने 2011 का सेंसस जो था वो जाति के आधार पर ही हमने करवाया था, लेकिन भाजपा ने उसको रुकवा दिया। एक तरफ भाजपा ने कहा कि जातिवार जो जनगणना हुई है उसको लागू नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में जो लोग थे उन्होंने कह दिया कि बिना उसके हम चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट जो मामला है ये केवल आरक्षण समाप्त करने का दरवाजा खोलने का ट्रिपल टेस्ट है। ये वही ट्रिपल टेस्ट जो पिछड़ा वर्ग में हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से जीत गई तो आप मान के चलो अनुसूचित जाति जनजाति में भी ट्रिपल टेस्ट आ जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि मोहन भागवत खुद ही कह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। कहा है कि नहीं कहा है? बात यही है नियत और नीति की। दूसरी बात, आदिवासी क्षेत्रों में पैसा लागू होना चाहिए, ये संविधान है, संविधान का पालन होना चाहिए। कई गांव में, मैं मंडला के गांव में मैं गया, डिंडोरी के गांव में गया, वहां उन्होंने गांव के सामने पत्थर गाड़ रखा, उस पर लिख रखा है कि पैसा के धारा, संविधान के धारा के अंतर्गत आप इस गांव में अगर आएंगे तो किस काम के लिए आ रहे हैं हमें सूचित करिए ग्राम सभा को। यह अधिकार संविधान में है। इसको पत्थरगड़ी मूवमेंट कहते हैं झारखंड का। इस मूवमेंट के बारे में न केवल आदिवासी क्षेत्रों में लेकिन ग्राम सभा में, ग्राम सभा के कानून के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी ग्राम सभा के बिना सहमति के कोई काम नहीं हो सकता। ये आज मध्य प्रदेश में कानून है जिसका पालन नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ सारा झगड़ा अधिकार का है। मुझे याद है हमारे कांतिलाल भूरिया जी मेरी कैबिनेट में थे, सुभाष यादव जी हमारे डिप्टी सीएम थे, कमलेश्वर जी के पिता इंद्रजीत पटेल जी हमारे मिनिस्टर थे। ये तीनों के तीनों पक्षधर थे कि पंचायत राज को का अधिकार देना चाहिए, लेकिन विधायकों में घुसमुसाहट थी। अगर ये सारे अधिकार इनको मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे? ये हमेशा एक अधिकारों का संघर्ष होता है और स्वाभाविक है। हम लोगों ने मिलकर सब लोगों को समझाया बुझाया, विधायक दल में इसमें चर्चा हुई और उसके बाद अधिकार दिए। हमारे भारतीय संविधान में विधायक और सांसद का अधिकार जो है कानून बनाना है, कानून का पालन करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को है, कार्यपालिका को है, और उसमें भी कार्यपालिका में भी जनप्रतिनिधियों को, पंचायतों को, नगर पालिकाओं, नगर निगम के अंतर्गत अधिकार है, और उसी के अंतर्गत आपको नियुक्ति के अधिकार भी दिए थे। नियुक्ति के अधिकार शिक्षकों के मामले में मिले, और
आपके पंचायत कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, इन सब लोगों के अधिकार पंचायतों को दिए गए, जनपद को दिए गए, जिला परिषद को दिए गए, नगर पालिका, नगर निगम को दिए गए और लोकल लोगों की भर्ती हुई और लोकल लोगों की भर्ती होकर लोकल जिले स्तर पर ही उनकी नियुक्तियां हुई। अब फिर नियत आ जाती है, उसमें प्रशासकीय तंत्र को और शासन के लोगों को नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिला। जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार हुआ, हो सकता है 10-15%, 20% हुआ भी हो, लेकिन व्यापम में तो पूरा भ्रष्टाचार हुआ। कितने गांव के लड़के मास्टर बने, मैं पूछना चाहता हूं। गरीब घर का परिवार का लड़का कौन सा मास्टर बन गया? व्यापम में धड़ल्ले से पैसे लिए गए और ये ऑनलाइन परीक्षा जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन परीक्षा व्यापम 1, व्यापम 2 और अब व्यापम 3 भी हो गया। जब जब बीजेपी आती है भ्रष्टाचार होता है, जब भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है तो ये फिर हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान कर देंगे। बात यही है, हम लोग भी उसमें भेज जाते हैं, कांग्रेस के लोग भी भेज जाते हैं। अरे दृढ़ता से मुकाबला करिए, अरे हमसे बेहतर हिंदू कौन हो सकता है? हमारे संविधान में प्रावधान इस बात का है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। आस्था का प्रश्न है, लेकिन यह बात अब सामने आ चुकी है। ये लोग केवल आज की समस्याओं का ध्यान बांटने के लिए धर्म की आड़ में सब कुछ कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी जनप्रतिनिधियों को पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम के जनपद, जिला परिषद के अधिकारों को पूरा जितना मिला था उससे ज्यादा देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मंजूरी है ना? तो ये बात हम लोग वादा करते हैं। एक दूसरा, मैं बधाई देता हूं कमलनाथ जी को। जब 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, खत्म कर दिया, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 27% से ज्यादा लोगों को, पिछड़ा वर्गों को देगी। बधाई उनको कमलनाथ जी। अब ये लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है, हर चीज में श्रेय लेना जानते हैं। एक दंगल में एक दद्दू पहलवान, बड़े मशहूर पहलवान हुआ करते थे, वहां दंगल में चारों तरफ मजमा जमा हुआ। एक छोटा पहलवान गया और आधे मिनट में दद्दू पहलवान को उसने चित कर दिया। जैसी चित हुए सन्नाटा छा गया। इतने में एक ने कहा दद्दू पहलवान जीत गया, जीत गया भाई, दद्दू पहलवान जीत गया। भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। सुप्रीम कोर्ट में 27 से 14 रह गए, लेकिन जीत गए भाई, जीत गए भाई, जीत गए। यह है फर्क भारतीय जनता पार्टी और दद्दू पहलवान के लोगों में। दद्दू पहलवान कौन है और उनके सेवक कौन है आप जानते हैं। बात यही है, झूठ बोलने में, गुमराह करने में इनसे बड़ा कोई पहलवान होगा नहीं। इसलिए हमें हर स्तर पर लड़ाई लड़ना है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम लोग तो ऐसा है, हम लोग आपके साथ हैं, पहले भी थे। पहले दंगल में पहलवानी करते थे, दाव पेश करते थे, अब उस्ताद के रूप में है। कोई दाव पेश सीखना तो कभी आ जाना, सिखा देंगे। लेकिन पंचायती राज को लाना है, सफल बनाना है और दृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी के जो उनका जो एक पूरा एकीकरण है, उनका जो अधिकारियों को दे रखा है, उसको हम लोग निश्चित तौर पे विचार करेंगे।
कि कैसे उस पर नियंत्रण किया जाए। अब छोटी सी बात, अरे नामांतरण बंटवारे पंचायत में हो जाते थे और आज नामांतरण बंटवारे में 10,000 से 15,000 रुपए पटवारी गिरदावर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? 50-50। लेकिन जनता को पसंद है, जनता को पसंद है, हमसे लूट लो, हिंदू मुसलमान करते रहो। बात यही है, जनता को समझाना पड़ेगा, उन्हें समझाइश देना पड़ेगा, क्योंकि बात यहां पर आके रुक जाती है नियत की। नियत साफ है तो नीति भी साफ बनेगी, और नियत गड़बड़ है तो फिर नीति भी, कानून भी उसी तरह का बनेगा। इसलिए हमारी लड़ाई संघर्ष में हमारे अभय मिश्रा जी ने, डीपी धाकड़ जी ने, नागर जी ने और इनके सभी हमारे विपिन बाबू ने, सबने लड़ाई अच्छी लड़ी है, उन सबको बधाई। ये लड़ाई हमें आगे लड़ते रहना है और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और साथ में पंचायत चुनाव में, हमारे पंचायत चुनाव पार्टी बेसिस पे नहीं होते। नगर पंचायत, नगर पालिका, निगम निगम के होते हैं, वहां पार्टी बेसिस पे करेंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी को समन्वय बनाने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर समन्वय बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुरोध है कि वे हर जिले में पंचायत समिति के, पंचायत के इलेक्शंस के लिए समन्वय समिति ग्रामीण स्तर के नेताओं की बनाएं, ताकि हर जिला परिषद के वार्ड में, जनपद पंचायत के वार्ड में और हो सके तो सरपंची में भी समन्वय स्थापित करें, ताकि कांग्रेस के लोग ही ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए। और उसके बाद सबसे बड़ा संकट आता है खरीद फरोख्त का। उससे कैसे निपटें, उसके बारे में आप सब लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहते हैं साहब हमारा खर्चा हुआ है। आजकल वोटर पैसे मांगने लगा, उसको कैसे करें? तो इन सब बातों पर जरा गंभीरता से विचार करो। और मैं चाहूंगा कि पंचायत प्रकोष्ठ के माध्यम से 5, 7, 10, 11 लोगों की अच्छी कमेटी बनाओ, और हमारे पूर्व में अधिकार क्या थे, आज के अधिकार हैं, और उसमें क्या सुधार हो सकता है, इसका डॉक्यूमेंट तैयार करो, लीगल राय भी लो, और कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं। देश में सबसे अच्छा पंचायती राज और स्थानीय निकायों का हम लोग बने। धनोपिया जी से मेरी प्रार्थना है कि ये पंचायत प्रकोष्ठ अलग है, स्थानीय हमारे शहरी निकायों का भी आपका प्रकोष्ठ शायद नहीं है, तो दोनों के अंदर बिठा के सामूहिक रूप से आप तैयारी कराइए। और कांग्रेस की जो विचारधारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के नियत से कैसी नीति बने, उसको आप चिन्हित करके, उसको लिखित करके और कमलनाथ जी को दीजिए, उसे हम हमारे चुनाव घोषणा पत्र में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री कांतिलाल भूरिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अरुण भैया, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक माननीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय अभय मिश्रा जी, और आदरणीय इन सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी माननीय जेपी धनोपिया जी, यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डीपी धाकड़ जी, और यहाँ उपस्थित सभी पंचायती राज संगठन के विभिन्न प्रतिनिधिगण, सभी भाइयों। आज यहाँ पर हम सब लोग पंचायती राज प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि लगातार किस तरह से जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने वो हमेशा अधिकार देने का काम किया है। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया तो माननीय राजीव जी ने हमें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज में और नगर निगम और नगरीय निकायों में आज अधिकारिता दी गई। उन्होंने इस बात को मैंडेटरी किया, इस बात को आवश्यक किया कि हर 5 साल में चुनाव हो, और इसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये आयोजन सभी मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन था, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो पंचायती राज चुनाव हुए
और लगातार हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जो जिस दर्जे का था, जो अपने आप को सरपंच के लायक समझता था, जो अपने आप को जनपद के लायक समझता था या जो जिला पंचायत बन सकता था, उस हर व्यक्ति ने अपनी न केवल दमदारी दिखाई बल्कि वे लोग जीत कर आए और इसी का परिणाम रहा कि पंचायती राज लगातार पुष्ट हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम जनप्रतिनिधि चाहे छोटे से लेकर ऊपर तक बड़ा हो, उसको अधिकार देने का काम किया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि पंचायती संगठन के जब पंचायत के जब चुनाव हो जाएंगे, जनपद जिला पंचायतों के जब चुनाव हो जाएंगे, तो आप देखिए कितने जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से जो संबंध रखते हैं वो लोग जीत के आएंगे। और ये जो सेना तैयार होगी, ये जो कांग्रेस पार्टी की नीचे के स्तर पर सिपाही तैयार होंगे, वो आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस को एक अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेंगे। मैं इस आयोजन के लिए आदरणीय दीपी धाकड़ जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अभय मिश्रा जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इससे पूर्व में जिस तरह से पंचायती राज संगठन का जो प्रदर्शन किया था, जो आयोजन किया था, जिसके कारण सरकार मजबूर हुई इस बात पर विचार करने के लिए कि इन जनप्रतिनिधियों को भी अधिकारिता देना आवश्यक है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब आगे आने वाली सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से चाहे पंचायतें हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, सभी जगह पर सभी की अधिकारिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दीदी। चावला साहब। भारत माता की जय। जवान। कांग्रेस पार्टी। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागृह में पंचायत प्रकोष्ठ प्रादेशिक सम्मेलन में उपस्थित सम्माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी, सम्माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय कांतिलाल भूरिया जी, पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सम्माननीय कमलेश्वर पटेल जी, उपस्थित जेपी धनोता जी, सभी प्रकोष्ठ के समन्वयक, उपस्थित सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सभी पंच सरपंच साथीगण, आज जो परिस्थितियां हैं आप उस सबसे वाकिफ हैं। पिछले 6 महीने 7 महीने पहले सरकार ने चुनाव की घोषणा तो कर दी, चुनाव के फॉर्म भी भरा गए और लगातार 2 सालों से जो हमारे जनप्रतिनिधिगण जो पंचायत चुनाव के लड़ने के इच्छुक लगातार 2-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं। कईयों की तो बेचारों की जमीन भी बिक गई, बिकी कि नहीं बिकी, और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं कि अब चुनाव हो जाए। लेकिन चुनाव हुए, फॉर्म भी भर दिया और चुनाव वापस कैंसिल हो गए। जब बात आई तो हमने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग तैयार हैं, आप चुनाव करवाओ और 27% ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव करो। लेकिन सरकार की मंशा में, नियत और कार्य में बहुत फर्क था। सरकार चाहती नहीं थी कि चुनाव हो, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव होने की संभावना पूरी है। आप सब जितने साथीगण पूरे प्रदेश से उपस्थित हैं, आप सब कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और पंच, इनके बिना कोई विधानसभा नहीं चल सकती, कोई जिला परिषद नहीं चल सकती, कोई दूसरे काम नहीं हो सकते। और जो आने वाला समय है, हो सकता है 25 तारीख को, धनोते जी बता रहे थे कि 25 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाए, 25 तारीख को आरक्षण है, उसके बाद में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। साथियों, इससे अच्छा अवसर हमको कभी नहीं मिलेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, पूरे प्रदेश में इनकी स्थिति बहुत खराब है। केवल एक चीज इनके पास है, उस चीज को लेकर ये मैदान में है। यहां मंदिर और मस्जिद की बात कर लो,
वहां खोद दो, यहां खोद दो। मैंने तो भी एक पढ़ा था कि हो सकता है कि दुबई जो है किसी दुबई जी के नाम पे आ जाए, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ये कर दे कि दुबई भी दुबई जी की थी हो। तो ये हालत नरेंद्र मोदी जी की है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण लोग हो और कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता हो या नहीं हो, अरुण यादव जी अच्छी तरह जानते हैं, कांतिल भूरिया अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, झंडे बैनर लगाता था और जब भी कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम होता था वो आखिरी में कोने में खड़ा रहता था। लेकिन 2018 के चुनाव में सम्मानीय अरुण यादव जी ने, कांतिल भूरिया जी ने मुझे आलोर से उम्मीदवार बनाया और आज मैं आपके बीच में विधायक के रूप में उपस्थित। कांग्रेस पार्टी में जो काम करते हैं उनकी पहचान होती है साथियों, और मैं भी आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लगातार काम करते रहिए। चाहे आपको लगता होगा कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप काम करोगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। अरुण यादव जी जब हमारे यहां नगर पंचायत के चुनाव में आए थे तो तब कह के गए थे कि जब भी अगली बार टिकट आलोर से होगा तो स्थानीय उम्मीदवार को मिलेगा, और अरुण यादव जी ने वो बात रखी और स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं इस पंचायत प्रकोष्ठ का सम्मेलन है तो पंच को बुलवाना चाहता हूं, तो मैं माननीय दिलीप राव मंडलोई जी जो पंच हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। दिलीप राव जी मंडलोई। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है। हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, मैं माननीय अभय मिश्रा जी हमारे बीच में है, लगातार हम लोग चुनाव जीतने के बाद पंचायतों के अधिकारों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये बात चली निकली है कि वास्तविकता में हमारा वो जनप्रतिनिधि जो बम्बुल के झाड़ से और खजूर से झाड़ कर चुन के आया था, वो आज सत्ता बदलने का अधिकारी हो गया है। अगर सत्ता बदली है तो पंचायत प्रतिनिधियों की मेहनत से सत्ता बदली है। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वास्तविक में अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है तो भोपाल से नहीं, गांव सभा और गांव से आवाज आनी चाहिए। जब गांव से आवाज आएगी तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। माननीय कमलनाथ जी से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर भैया 2 मिनट रुक जाओ, आप नहीं अब नहीं दोगे। माननीय कमलनाथ जी, हमारा एक अनुरोध है, ये बीजेपी के लोग काम कुछ नहीं करते हैं। हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मैदान में लड़ता है। हमारी सिर्फ कमी एक है, एक हमारे में दुर्गुण है जिसके कारण हम सत्ता से बाहर हैं। और कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री को हमने खोया है, वो ये है कि हम 10 लड़ते और वो 1 लड़ते। वो हमारा जिला पंचायत का चुनाव होता था तो हमारे यहां वो कुछ भी करके एक उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। पंचायत में हमारे 15-15 उम्मीदवार हो जाते हैं। अगर हमारा संगठन तय कर ले कि हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा विधि सम्मत एक व्यक्ति अगर तैयार करके हम मैदान में उतार दे तो 1 रुपया नहीं लगे और हमारा आदमी जीत कर आ जाए। आज जब जिला और जनपद का सदस्य चुनकर आता है, रात में गायब हो जाता है। क्यों? कि दोनों दल उस पार्टी के उम्मीदवार को ओम जी हंस रहे मोहर लगाने के लिए घूमते हैं। मैं कहता हूं पहले बाद में क्यों घूम रहे, पहले ही लगा दो अपनी मोहर, अपने फंदा बांध दो, उसके बाद वो बिकेगा नहीं। और अगर ऐसा हमने कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी, हमने पहले उपचुनावों में रीवा से रतलाम तक लड़ाई लड़ी और अब भी हमारी गारंटी है, ये खरा सोना आपके बीच में है, तपा हुआ सोना बीच में है। अगर आपने कांग्रेस पार्टी ने एक उम्मीदवार उतारने की और सामंजस्य बनाने की बात कर ली और हम सफल हो गए तो आने वाली सरकार हमारी होगी, आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे और उससे फायदे क्या होंगे? सत्ता तो हमारी होगी पर हमारी गौ माता रोड पर नहीं होगी। सत्ता हमारी होगी पर किसान परेशान नहीं होगा। सत्ता हमारी होगी लेकिन बिजली
बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा और सत्ता हमारी होगी, पर होर्डिंग बैनर वाली सत्ता भी नहीं होगी। ये कमलनाथ जी ने करके दिखाया था। मैं तो कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, अगर 5 नहीं 10 साल भी मुख्यमंत्री देते तो इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती जितनी 15 महीनों में आज हमारी जनता को याद आ रही है। हमने पंचायत चुनाव में आप जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद एक सम्मेलन कमलेश्वर जी ने रखा था, तब हमने एक बात मांगी थी कि हमने बहुत संघर्ष किया साहब, जब सत्ता आई तो हमारी तो उम्र पूरी हो गई, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। लेकिन आपने तो हमने 6 महीने मांगे थे, दीर्घायु इतनी लंबी कर दी कि यह सरकार पूरी ना थी। और पहले हम लड़े थे लेकिन वोट की पेटी दूर थी, इसलिए हमको 4 साल संघर्ष करना पड़ा साहब। और अब आप आशीर्वाद दे दो, आगाज कर दो, गांव गांव में पंचायत प्रतिनिधि जाएगा और वोट की पेटी अब 12 महीना दूर है। हमारे कवरेज एरिया में वोट की पेटी है। अब सरकार बदलने का काम ये पंचायत प्रतिनिधि करेगा। मैं इस मौके पर जो कमलनाथ जी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में जो कमाल करके दिखाया, कोर्ट में लड़ने की हमको ताकत दी, विवेक तनखा जी जैसा वकील दिया, और आज इन बहरूपियों का दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अगर हम सब लोग आगाज कर निकल गए तो ये टीवी चैनल पर जो मंत्री बोल रहे हैं ये गायब हो जाएंगे, इनकी जमीन खसक रही है। इसीलिए अब ये हिंदू मुसलमान का बीज बो रहे हैं। अब जनता जान चुकी है, महंगाई माथे पर चढ़कर बोल रही है, बेरोजगार युवा आज इंजीनियर हो वो भी सचिव तक नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की है कि मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान की हो गई है। मध्य प्रदेश का एक एक युवा कमलनाथ जी आपकी तरफ देख रहा है। आप अगर पंचायत में कसावट ला दी तो हम ये चुनाव आधा तो इसी बार जीत जाएंगे। हमारा उद्देश्य मात्र पंचायत चुनाव जीतना नहीं है, हमारा उद्देश्य है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाना। मैं इस अवसर पर पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। आज अरुण यादव जी हमारे बीच में है। जब हम लोग ओम पटेल जी और हम सब जेलों में थे तो पहली बार अरुण यादव जी ने, मैं छुपा के एक मोबाइल जेल में भी ले गया था, तब अरुण यादव जी ने हमको याद किया था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन जिन साथियों ने पंचायत प्रतिनिधियों की मदद करी है, ये पंचायत प्रतिनिधि सदैव आपके ऋणी रहेंगे और कमलनाथ जी को सरकार हमारी वापिस दरवाजे पर खड़ी है। ये सरकार बदलेगा तो ये गांव का नुमाइंदा बदलेगा, भोपाल में चक्कर काटने वाला नहीं बदल सकता है। आप इस बात को तय कर ले कि गांव की ग्राम सभा इधर गांधी है, उधर राजीव गांधी है, उनके एक आंसू का हम बदला चुका सकते हैं तो मात्र कांग्रेस की सरकार लाकर। मैं आप जितने भी हमारे साथी पधारे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी नेतागणों का आशीर्वाद हमारे इन सबको साथियों को मिलता रहे। यहाँ पर पंच लगाकर जिला पंचायत अध्यक्षों की लाइन है। यहाँ पर हमारे पास विपिन जैन जैसा एक कद्दावर सरपंच भी है, हमारे पास मनमोहन नागर जैसा जिला पंचायत का अध्यक्ष है जो सत्ता में किस तरह उनको भगा कर आए हैं। ऐसे वीरों की ये तूफान है। एक बार कमलनाथ जी हरी झंडी दिखाएंगे, हम पूरे मध्य प्रदेश में पहले भी एक एक ब्लॉक पर दौरा किया है। आपका आशीर्वाद होगा तो मध्य प्रदेश के एक एक ब्लॉक पर हम मीटिंग करेंगे और सत्ता बदलने का काम करेंगे। अगर हम लोग इस काम में सफल हो गए तो ये मान लीजिए पंचायत राज अधिनियम 94 कांग्रेस की सरकार आई तो आपने ग्राम सरकार, आपने जिला सरकार और उम्र बढ़ाने का काम किया। अब अगर आप हम सब लोग ठान लेंगे तो हमारी तो उम्र पूरी हो गई। अब हम उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद नहीं मांगते हैं, अब हम तो मांगते हैं कि पंचायत का नया योद्धा चुनकर आए और कमलनाथ जी फिर से ताकत के साथ मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, पूज्य महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे।
पूज्य राजीव जी, पूर्व राजीव गांधी जी। सबसे पहले पूज्य महात्मा जी के, पूज्य राजीव गांधी जी के चरणों में सत नमन। आज हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्माननीय श्री कांतिलाल भूरिया जी, सम्माननीय श्री अरुण यादव जी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आदरणीय दीपी धाकड़ जी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच से लेके और पंचायती राज प्रकोष्ठ के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सब ऐसे साथी हैं कि जिन्होंने, जैसा कि अभी धाकड़ जी बोल रहे थे कि आप जिधर चल दें उधर परिवर्तन आ जाए। आप लोग महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आप लोगों के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गांवों का अगर हम कहें विकास अगर होता है तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत होता है। और एक तरफ कांग्रेस की सरकार बनी, स्वर्गीय राजीव जी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम किया, तो दूसरी तरफ जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो पंचायती राज अधिनियम बनाया और उसके तहत सबको अधिकार संपन्न बनाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बहुत सारे साथी जो जिला, जनपद, पंचायत में काम करने वाले आज विधायक और सांसद के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, मंत्री बन के काम कर रहे हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब अगर राजीव गांधी जी 73वां 74वां संशोधन विधेयक लेकर नहीं आते और त्रिस्तरीय पंचायती राज निकाय चुनाव को लेकर नगरीय निकाय का जो एक्ट बना वो अगर नहीं बनता तो आज ये संभव नहीं था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कतई पसंद नहीं था, जैसा कि अभी आप सबने खुद व्यक्त किया कि कितना आपको अपने अधिकार पाने के लिए 4 वर्षों तक आप लोगों ने आंदोलन किया। धीरे धीरे 15 वर्षों में इन्होंने अधिकार खत्म करने का काम किया था। आपकी कांग्रेस की सरकार बनी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और जैसा कि आप लोगों की जो मंशा थी अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में, माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, माननीय दिग्विजय सिंह के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का स्पष्ट निर्देश था कि हमें फिर से वैसे ही अधिकार संपन्न बनाना है। और कई मीटिंग हम लोगों के साथ करके लगातार अधिकार देने की दिशा में काम चल रहा था और पूरा प्रयास था। जैसा कि पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी भोपाल में आयोजित किया गया था, कमलनाथ जी आए थे, आप सारे लोग भी आए थे और पूरी स्पष्ट मंशा थी कि हमें अधिकार संपन्न बनाना है और उस दिशा में काम भी हुआ था। जो काम पहले अधिकारी कर्मचारी करते थे, आपने खुद महसूस किया होगा जब आपकी सरकार बनी थी तो पंचायतों में, ग्राम पंचायत से लेके जनपद और जिला पंचायत तक आप सबकी पूछ परख बढ़ गई थी। यही हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मनमोहन नागर जी कई बार हमसे चर्चा करते थे, दीपी धाकड़ जी, पहले ये बीजेपी में भी थे, पर ये बोलते थे कि हम मंत्री से तो मिल ही नहीं पाते थे। मंत्री तो कभी नागर जी बताते थे कि मिल ही नहीं पाते थे, पर हमने हमेशा माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया और उनकी सुनने की कोशिश की और नियम बनाने की कोशिश की कि जो अधिकार छीन गए थे, भर्ती से लेके सारी चीजें, समय नहीं मिला क्योंकि भाजपा के लोग चाहते नहीं हैं। आज भी देखिए मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया। अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था तो उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया अध्यादेश लाके किया। और सिर्फ ओबीसी का अधिकार नहीं बल्कि चुनाव से लोगों को वंचित करने का काम किया। सभी वर्गों का अधिकार जो नया अभी मौका आया है, जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, तो सबका अधिकार कहीं न कहीं जो कांग्रेस सरकार ने दिया था उसको छीनने का काम किया है। और कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफी से लेके गौशाला बनाने का, जिस मनरेगा योजना का ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे, उसी मनरेगा योजना से
35, 40, 50 लाख की क्या बढ़िया भव्य गौशालाएं पूरे प्रदेश में बनी। 1000 नवीन गौशाला एक साल में बनी, अगले साल 4000 नवीन गौशाला बनाने की स्वीकृति दी। आज वो काम सब रुक गया और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज कमलनाथ जी, हम कह सकते हैं कि 27% नौकरियों में आरक्षण देने कमलनाथ जी ने काम किया, आज रुका हुआ है। आज कोर्ट में मैटर चल रहा है। अगर गए थे न्याय पाने के लिए, पंचायत के लिए गए थे, पर वहां इनने अच्छे से पैरवी नहीं की। ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि हमें बोलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। और अगर आप सबने ठान लिया, मेरा तो धारणा और उनकी कमेटी के जो प्रमुख लोग हैं, आप लोग सभी जिला मुख्यालयों में, जनपदों में जाइए और वहां पंचायती राज प्रतिनिधियों से चर्चा करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और आप बताइए कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने शिक्षक बनाने से लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव से लेके कितने सारे भर्ती का अधिकार, सारे चीजें अधिकार किसको दिया था? ग्राम पंचायत से लेके जनपद और जिला पंचायत को दिया था। अभी 3-4 दिन पहले एक मध्य प्रदेश सरकार का सर्कुलर जारी हुआ कि अब पेंशन स्वीकृत कौन करेगा? जनपद का सीईओ करेगा। बताइए कितनी बड़ी ये बेइज्जती की बात है कि कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में ही हमने महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोला था और उसमें कई सारे सेंटर बने, पर आज उनका भुगतान नहीं हो रहा। उसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत सारे काम, चाहे खसरा खतौनी हो, नक्शा हो, बहुत सारे काम, चाहे पेंशन योजना का लाभ लेना हो, ये सब ग्राम पंचायत स्तर से कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं थी, वहीं से ये काम होना था। पर दुर्भाग्य की बात है कि लगातार मिले हुए अधिकारों को अगर कोई छीनने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बैठे हुए मुख्यमंत्री, और कल एक वीसी में बोल रहे थे कि सुना है आवास योजना में बहुत लेन देन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको इतने दिन में पता चला? आपका तंत्र पूरी तरह से फेल है शिवराज सिंह जी, आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। अब आपको जनता दोबारा पास करने वाली नहीं है। अब कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप सबसे मेरा निवेदन है कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ओबीसी महासभा ने कल जो आंदोलन किया है उसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने समर्थन जारी किया है। आप सब भी उसमें सहयोग करें और ओबीसी का जो अधिकार छीना है इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसकी लड़ाई जिस तरह कमलनाथ जी लगातार मदद कर रहे हैं, आप सभी साथी भी कांग्रेस पार्टी की मदद करें, सहयोग करें। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, माननीय कमलनाथ जी का अभिनंदन करते हुए कि आप सबने आपने जिस तरह से हम सबको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था, आपने जिस तरह से अधिकार देने की शुरुआत की थी, उसको आगे भी आपका मार्गदर्शन और इसी तरह मिलता रहेगा और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनका परिचय मैं क्या दूं, जिनसे मैं सीखा हूं और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है, माननीय किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, युवाओं की लड़ाई लड़ने वाले माननीय पूर्व सांसद, पूर्व विधायक अरुण यादव साहब। मंच पर आसीन हम सबके मार्गदर्शक, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे आदिवासियों के नेता सम्मानीय भूरिया जी, हमारे भाई, बड़े भाई और पंचायत राज के मंत्री, विधायक आदरणीय, बड़े हैं ना भाई, पिंकी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय नागर जी, जेपी भाई, अभय भाई, मनोज भाई, सभी हमारे जिला पंचायत उज्जैन और तमाम इलाकों से आए सभी हमारे सम्मानित साथीगण, पंचायती राज के अध्यक्ष डीपी भाई और उनकी पूरी टीम, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए सभी सम्मानित साथी दोस्तों, डीपी भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आभार। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर ये आज का कार्यक्रम आपने रखा है। हमारे सामने
पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं और हमारी सहभागिता, हमारी अधिक से अधिक सक्रियता इन चुनाव में हो, ये हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद हमको सत्ता मिली और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने भाई कमलेश्वर पटेल उसके मंत्री होते थे पंचायती राज के, बहुत सारी नई योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम हमने तय किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो कार्यकाल हमारा 1.5 साल में खत्म हो गया, तो सारी चीजें पेंडिंग हो गई। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायती राज का, जिसको दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने उसको आलीजामा पहनाया और अधिकार हमको दिए, उन अधिकारों को मध्य प्रदेश की ये सत्ता, यार तुम लोग बैठ जाओगे तो हम लोग तो जाए घर हमारे। बीस सालों में जो सत्ता प्रदेश में आई, उसने उसको नष्ट करने का काम किया और आज मालिक सरपंच नहीं है गांव का, आदरणीय अध्यक्ष जी, उस पंचायत का मालिक सचिव और सहसचिव बन गया है और सारे अधिकार जो हमारे पंच, जनपद और जिला पंचायत को मिलते थे, उन अधिकारों को नष्ट समाप्त कर दिया गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार करता है सचिव और नोटिस मिलता है ग्राम पंचायत के सरपंच को, भ्रष्टाचार करता है जनपद का सीओ और नोटिस मिलता है जनपद अध्यक्ष को, भ्रष्टाचार करता है जिला पंचायत का सीओ और नोटिस मिलता है जिला पंचायत के अध्यक्ष को। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसको हमें समाप्त करना है। आपका अधिकार आपको मिले, वो हमारा मुख्य लक्ष्य है और उसकी और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने बहुत काम किया। और जो सुझाव आदरणीय कमलनाथ जी आपके आने के पहले दिग्विजय सिंह जी का भी हमने यहाँ पे सबने उनसे चर्चा की, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव उनके द्वारा भी यहाँ प्रस्तुत किए गए। मैं डीपी भाई और उनकी पूरी टीम से भी आग्रह करूंगा कि अभी मैनिफेस्टो हमारा बनने वाला है, जिसके लिए आदरणीय राजेंद्र सिंह जी को कमलनाथ जी ने नियुक्त किया है। आप अपने सुझाव त्रिस्तरीय पंचायत राज में क्या हो सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस देश भर में जहां सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस पंचायती राज में चल रही है, उसको आप उसके बारे में तब्दील करें, उसको लिखें, उसको समझें और एक नया जो पंचायती राज कानून हम मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद बनाना चाहते हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण सुझाव हम सबको दें। भाई आप तो खुद इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, मैं समझता हूं हमको एक बहुत सुदृढ़ और मजबूत अधिकारों के साथ देने वाला पंचायती राज कानून आगे आगामी दिनों में हमको मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए। मैं बहुत अधिक न कहते हुए आदरणीय कमलनाथ जी को आगे कहीं जाना है। मैं डीपी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और अंत में यही आग्रह करूंगा कि आने वाले पंचायती राज के चुनाव में हमको आपस में नहीं लड़ना है, हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और अधिक से अधिक उम्मीदवार हमारे जीत कर आए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद एवं वर्तमान झाबुआ विधायक माननीय कांतिलाल जी भूरिया को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और आप हमें मार्गदर्शन दें। माननीय कांतिलाल जी भूरिया साहब। जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी। पीछे से आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है भाई? आवाज बुलंद होना चाहिए, सरकार बनानी है 2022-23 में। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हम सब, हम सब। धन्यवाद।
आज पंचायती राज के सभी उपस्थित नेतागण उपस्थित है और हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष हमारे नेता परम आदरणीय कमलनाथ जी, मंच के ऊपर सभी आदरणीय साथीगण, सामने बैठे सभी कांग्रेस के जाबाज नेतागण, प्रेस के आदरणीय साथियों, भाइयों बहनों, अभी पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें की है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। इस बात को सुन के अपने अपने गांव तक, घर तक ले जाए, क्योंकि पंचायत राज कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया था। 1993-94 में डीजे सिंह की सरकार थी और महात्मा गांधी जी का सपना साकार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी दो मुही बात करती, झूठ बोलना और जो बोलो वो करती नहीं, पर कांग्रेस जो कहती वो करती है, वो करके दिखाया। क्योंकि जितना भी काम प्रदेश में हुआ कांग्रेस पार्टी की द्वारा हुआ। भाजपा ने 17-18 साल तक राज किया, मगर उनका एक भी ऐसा कोई काम हो बता दे, कोई भी काम नहीं किया। बस झूठ बोलना और नारे लगाते रहना, यह भारतीय जनता पार्टी की एक शुरुआत होती है। तो साथियों, आज इस बात को देखें, कांग्रेस पार्टी ने जो किया उस बात को आगे बढ़ा के हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 महीने का समय मिला। 15 महीने में से बाकी लोकसभा चुनाव, दूसरे के चुनाव में 11 महीने मिला था। 11 महीने के अंदर उन्होंने जो काम किया और आज लोग याद कर रहे हैं। कर्जा माफी की वाली बात है, आपके गौशाला 1000 खोलने की बात रखी थी उन्होंने। उसी तरह से बिजली का बिल माफ करना, नौजवानों को रोजगार देने की बात, किसानों का कर्जा माफ करके उनको जो बरसों से लोग बेचारे परेशान थे उनको हल्का करने का काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने किया। आज कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है, पर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले और जोर से बोले और काम करती थी। यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एक अंतर है। तो साथियों, इस बात को हमें समझना है। 2022-23 में कांग्रेस पार्टी का चुनाव, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते और फिर से हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री आप बनाए। सब तैयार है? सब तैयार है? तो ये तैयारी गांव-गांव तक, घर-घर तक जाना चाहिए और हमारे जितने भी काम अभी कमलनाथ जी ने करके छोड़े हैं वो वापस शुरू करें और करके ही लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और उनको राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और कर सकती है। इस बात को आप हम समझते हैं। तो साथियों, क्योंकि कई लोगों ने बहुत सारी बातें की, आदरणीय कमलनाथ जी को बाहर कहीं जाना है, इसलिए ज्यादा न बोलते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ आए हैं, आप ये सारी बातें आप अपने दिल दिमाग में बिठा के ले जाए और हर जगह अपने अपने क्षेत्र में हर बूथ पर एक बूथ 5 यूथ, 5 लोग तैयार करें और बूथ को इतना मजबूत रखे कि भारतीय जनता पार्टी के फर्जी मतदान कराने की बात करते हैं और भाजपा वाले हर तरह से नाटक करते हैं। उस बात को रोकना पड़ेगा। जनता नहीं चाहती है कि उनको सरकार बने, पर ये फर्जी मतदान करा के और ईवीएम को बना कुछ करके, गड़बड़ी करके वो सारी चीज करते हैं। पर हमें भी उसके ऊपर कड़ी नजर रख के काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपनी सरकार वापस लाएंगे। और आज हमारे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना सब काम छोड़ के आ जाए। अब हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में आएंगे, वो आपको गुरु मंत्र देंगे। गुरु मंत्र को आप लेके जाइए और अपने गांव में, अपने कस्बे में काम करिए, तो निश्चित ही 2023 में अपनी सरकार बनेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूरिया जी। जिस घड़ी का हमको इंतजार है, मध्य प्रदेश में किसानों, गांव के मसीहा
मध्य प्रदेश के युवाओं के आकर्षण का केंद्र, हम सबके नेता, मध्य प्रदेश के भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। आए हम सबको मार्गदर्शन दे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस तरफ जो लोग खड़े हैं, आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे कांग्रेस के मंच पर बैठे हुए नेतागण कांतिलाल भूरिया जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, डीपी धाकर जी, चंद्रप्रकाश शेखर जी, मनमोहन नागर जी, बड़ोपिया जी, अजय मिश्रा जी, वीरा पटेल जी और सभी यहां उपस्थित पंचायत के, जनपद के, जिला परिषद के सदस्यगण, बहुत खुशी हुई आप सब के बीच में आकर। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे विलंब हुआ। मैं दिल्ली से आ रहा था और हवाई जहाज में कुछ खराबी हो गई, इसलिए मैं 2.5 घंटे 3 घंटे देर से पहुंचा। पर आज आप सब जो यहां उपस्थित हैं, यही उपस्थित सामने जो मेरे बैठी है, ये कांग्रेस की नींव है। जो मंच पर बैठे हैं कांग्रेस की नींव नहीं है, आप सब कांग्रेस की नींव है। और आप सब जमीन से जुड़े हुए हैं। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है पिछले 10 साल में, 15 साल में। राजनीति में इतना परिवर्तन हुआ है कि राजनीति बिल्कुल स्थानीय है। पहले एक गांव में जाके हम कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज एक मकान में जाके नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस का है। भाई बेटा, चाचा चाची अलग अलग वोट देगा। और अगर हमें हर मतदाता तक पहुंचना है तो ये नेता नहीं जा सकते, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। और यही जिम्मेदारी अगर आप निभाएंगे तभी हमारे अगले विधानसभा चुनाव में हम सफल हो पाएंगे। पंचायत चुनाव है, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है। ये एक प्रकार का संदेश देगा पूरे प्रदेश में। और आपको किसी चीज से माफी नहीं मांगी। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। वो आपको ज्ञान देंगे, पर ये मत भूलिएगा कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए। यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कोई बोलने नहीं जाता है कि तुम जाओ, वहां जाओ, यहां घूमो, ये घूमो। पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं कोई आए हमें बोले तभी हम जाएंगे। शादी बारात में जा रहे हैं, गमी में जा रहे हैं, अपनी बात तो कर सकते हैं ना। ये आज एक नया रवैया हमें अपनाना है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज बोलने लायक कुछ नहीं है। हमें माफी नहीं मांगनी, जो मैं कह रहा था। 15 महीने कांग्रेस की सरकार टिकी, जो हुआ सबके सामने हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आपको माफी नहीं मांगनी, आपको सिर नहीं झुकाना। आज मुझे आपको समझाना नहीं कि महंगाई और बिजली की क्या समस्या है, कैसे बीजेपी का ध्यान मोड़ना है। ये एजेंडा चेंज कर देती है। ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है। कुछ ना कुछ बात शुरू कर लेंगे। आपको याद है मोदी जी ने 2013-14 में कहते थे रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, किसानों को 50% दफा, तरह तरह की बातें करते थे। डॉलर की कीमत, ये सब बात करते थे। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी। कैसे उन्होंने जनता का ध्यान मोड़ लिया। यही उनका प्रयास है। ये बोलने लायक कुछ नहीं है। घोषणाएं, जितनी घोषणाएं करानी है करवा लीजिए। शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं पिछले 18 साल में करी है। आप जानते हैं, आप एक एक जिले से जुड़े हैं। घोषणाएं कर देंगे, घोषणाएं कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज में, आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, कितने स्कूल बंद हो गए। खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। ये आज हालत है। ये सब जनता समझ रही है, पर जब तक आप उन्हें हिलाएंगे नहीं,
तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पूरी उम्मीद, पूरी आंखों आप सब पर है। ये पूछने लग जाएंगे बीजेपी वाले कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो कहता हूं मोदी जी से इस जवाब में, मोदी जी अगर आप स्कूल गए हो तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज सिंह जी अगर आप स्कूल गए हो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और आप पूछते हो कि कांग्रेस ने क्या किया। ये सब जनता को आपको समझाना है। और मैं तो साफ कहना चाहता हूं, किसी पर आप डिपेंड मत करिएगा। ये मत कहिएगा कि विधायक आके करेंगे, ये नेता आके करेगा। बहुत सारे तो नेता हैं मुझे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं भाई आपके वार्ड का क्या रिजल्ट था पिछली दफे, आपके गांव का क्या रिजल्ट था पिछली दफे। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। सबसे बड़ी माला लेके आएंगे, सबसे बड़ी माला, सही बात है ना, पर अपना गांव हारेंगे, अपना वार्ड हारेंगे। पर बड़ी माला, बड़ा जिंदाबाद हर हवाई पट्टी पर मिलेंगे, ये बात हमें पहचाननी है। मुझे तो इसका बहुत अनुभव हो गया। मैं भी 42 साल चुनाव लड़ता रहा हूं और आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। हमारी हार होगी, भाजपा हमें नहीं हराएगी, उनका संगठन हराएगा। और अगर हमारे जमीनी साथी जो हैं, जो आज यहां सब बैठे हैं, किसी ना किसी रूप में अगर आपने अपनी कमर ठान ली, आपने अपनी कमर ठान ली, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। मैं तो पूछता हूं कि अपने देश के 4 लाख गांव में 3 चीजें जरूर मिलेंगी, एक पूजा का स्थल, एक फूल का झाड़ और एक कांग्रेस कार्यकर्ता आपको वहां मिलेगा। और ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। ये बड़े बड़े जो दिल्ली बंबई में लेखक हैं, जो कभी गांव नहीं गए, उन्होंने गांव अपने प्लेन की खिड़की से देखा है, ये पाठ पढ़ाएंगे। मैं तो दिल्ली वालों को ये बात हमेशा कहता हूं कि आप तो सब अनपढ़ हैं, क्योंकि आपकी सोच, आप तो अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में बताइए, अपने कॉलोनी में बताइए क्या रिजल्ट आता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये सच्चाई आप सबके सामने है। आज हमारे सामने चुनौती भविष्य की है। कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्पात कराने की कोशिश करेगी, हिंदू मुसलमान। आज हमारा सामने चुनौती है हमारे देश की संस्कृति को हम कैसे उसकी रक्षा करें। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। और ये मैं बात हमेशा कहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार, इतने रस्म और इतने देवी देवता हैं। किसी और देश विश्व में नहीं है। पर जब अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। और इस संस्कृति पर आज सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। कैसे बांटा जाए? भाषा के आधार पर। देखिए तमिलनाडु में मूवमेंट चला दिया भाषा का। कभी हम खालिस्तान का नाम नहीं सुनते थे, 15, 20 साल, 25 साल से। अब खालिस्तान के नारे लगने लग गए। कैसे कहीं ना कहीं विवाद पैदा करो, बांटो। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, भाषा के आधार पर बांटेंगे, कल ये जाति के आधार पर भी बांटेंगे। गांव में कहेंगे कौन इस जाति का है, कौन उस जाति का है। जातियों को आपस में भी भिड़ाएंगे। ये आपको बात समझनी है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं।
और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास, अपने देश की सभ्यता की कैसे रक्षा करें। आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हमें रक्षा करना है, नहीं तो हम कहां पहुंचेंगे। ये आज हमारे सामने चुनौती है। तो ये केवल एक सरपंच या जनपद प्रतिनिधि या जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष की नहीं है। ये चुनौती आज अपने देश की संस्कृति की रक्षा करने की है, अपने देश के संविधान की रक्षा करने की है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। यही हो रहा है। हम संविधान को कैसे बनाएं, ये बातें हम आपसे यहां बैठ के कर सकते हैं, पर आपको बैठ के गांव में करनी है। ये प्रश्न हमारे नौजवानों के भविष्य का है। आज की नई पीढ़ी जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगी भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में हुआ तो वो कैसा निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का। हमारा कृषि क्षेत्र जहां 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जो किराने की दुकान गांव में चलती है इसलिए चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छे स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है जब उसके जेब में कुछ पैसा हो। हमने शुरुआत करी थी कि हम क्रांति लाएं, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं। 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में हमने माफ किया और दूसरी किस्त चालू थी, दूसरी किस्त हमने चालू करी थी, पर अपनी गवर्नमेंट नहीं रही। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं जानता था क्या हो रहा है, कितना पैसा कैसे दिया जा रहा है, मैं भी सौदा कर सकता था। पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता था। मैंने कहा ये कुर्सी मैं सौदे से नहीं रखूंगा, इस कुर्सी में मैं सौदा करके नहीं बैठूंगा, ये बात थी। तो आज आप सबको मिलकर बड़ी खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अब जो हमारे सामने चुनाव है, इस चुनाव में हमने कहा था कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हुए। अगर मैंने विधानसभा में 5 महीने पहले नहीं उठाया होता और कहा था कि संकल्प पास करो कि बिना आरक्षण के नहीं होगा, विधानसभा में मैंने ये उठाया था, आपने देखा होगा, वही शुरुआत थी। ये तो करवा ही रहे थे चुनाव बिना आरक्षण के, मैंने वो शुरुआत करी कि आपने सही पेश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को। मैं कहता रहा, अब घूम फिर के कुछ ना कुछ पेश किया, पर अब भी घोर अन्याय है। इसमें हमें स्वीकार करना पड़ेगा, किसी भी जाति के हम हुए, कि 50% तो हमारा पिछड़ा वर्ग है, इससे तो हम भाग नहीं सकते। 50% हमारा पिछड़ा वर्ग है। अगर बेरोजगार हैं तो 50% नौजवान पिछड़े वर्ग के नौजवान बेरोजगार हैं, यह हमें याद रखना पड़ेगा। तो अभी भी जो आरक्षण है जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, पर कुछ ना कुछ तो आरक्षण हुआ, इसकी हमें खुशी है। हमें इस बात की खुशी है कि कुछ तो आरक्षण हुआ, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था और मैंने जिद करके पास करवाया था कि आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होगा। तो ये सब बातें आज हमारे सामने हैं। आप रक्षक हैं, भविष्य के रक्षक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य की रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।